हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है 100 डेज़ रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज उस सीरीज़ का डे 5 है। डे 1 टू 3 में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को कंप्लीट कर लिया है एंड 4th डे पे हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को स्टार्ट करा था एंड आज हम इसको जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रीवियस क्लास की मैं बात करूँ अगर, तो हमने सेल डिवीजन क्यों होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा क्या प्रोसेस रहता है, माइटोसिस को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज जो हमको स्टार्ट करना है वो मियोसिस से स्टार्ट करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड आप लोगों को मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने ये जो वीडियोस हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मियोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मियोसिस टर्म जो था वो किसने दिया है? मियोसिस टर्म जो दिया है वो दिया है फार्मर एंड मूरे ने। ठीक है, और मियोसिस के बारे में मैंने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया था, ये क्या होता है? ये वन राउंड रेप्लिकेशन होता है, वन राउंड रेप्लिकेशन एंड टू राउंड सेग्रीगेशन होता है, टू राउंड सेग्रीगेशन। इसके अलावा इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, अकर्स इन, और ये किस में हमें देखने को मिलता है? अकर्स इन डाइप्लॉइड सेल्स में। इसके अलावा अकर्स ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल। तो अगर डाइप्लॉइड सेल्स आ रहा है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स आ रहा है, तो दोनों ही मियोसिस में है। ठीक है, इसमें क्या होता है? मियोसिस में एक पेरेंट से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, माइटोसिस में क्या हो रहा था? एक पेरेंट से 2 डॉटर सेल्स बन रहे थे और यहाँ पर एक पेरेंट से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है? हाफ हो जाता है। ठीक है, डॉटर सेल्स में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हेंस कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि रिडक्शनल डिवीजन हम मियोसिस को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डॉटर सेल्स बनती हैं उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में बना हुआ है, उसको भी यहीं पर ही देख लेते हैं। ये चीज़ पूछी हुई है कि माइटोसिस और मियोसिस के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा रहता है उसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ। ठीक है, तो अगर हम बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस में रहता है अनियन रूट टिप सेल। ठीक है, और वहीं पे बात करें अगर हम मियोसिस की, तो मियोसिस में एंथर ऑफ ट्रेडेस्केंशिया। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम मियोसिस का पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। तो देखो, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ मियोसिस का। ठीक है, तो जैसे हम माइटोसिस में 2n=4 लेकर के चल रहे थे, ठीक है, इस तरीके से, वैसे ही हम इसमें देखते हैं। तो इसमें भी सेम आई फेज होगा। ठीक है, यानी कि इंटरफेज, एंड दूसरा हेम फेज, जिसे हम डिवीजन फेज भी बोलते हैं, डिवीजन फेज। ठीक है, सेम आई फेज में सेम वही रहेगा, G1 S G2 स्टेजेस रहेंगी। एंड एम फेज में क्या हो जाएगा? एम फेज में हमने देखा था एक तो मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो डाइप्लॉइड सेल होता है वो डिवाइड होकर के 2 सेल्स बना लेता है। ठीक है, और फिर मियोसिस 2 के एंड पर क्या हो जाता है? मियोसिस 2 में क्या हो जाता है? ये जो सॉरी, ये जो सेल्स हैं
एन, ठीक है? ये वापस से डिवाइड होती हैं, है ना? और लास्ट में टोटल 4 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, ठीक है? तो इसलिए जब हमने ऊपर बोला था कि 2 राउंड सेग्रीगेशन, तो वो किस तरीके से होता है वो भी देख लेते हैं। 2 राउंड सेग्रीगेशन से हमारा क्या मतलब बनता है? 2 राउंड सेग्रीगेशन, ठीक है? तो 2 राउंड सेग्रीगेशन की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट राउंड कहाँ होता है? फर्स्ट राउंड सेग्रीगेशन जो हमें देखने को मिलता है, फर्स्ट राउंड सेग्रीगेशन वो कहाँ होता है? मियोसिस फर्स्ट में होता है, इन मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट की भी किसमें? एनाफेज 1 में होता है, ठीक है? एनाफेज 1 में होता है और यहाँ पर क्या होता है? सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहाँ पर आप लिख सकते हो किस चीज़ का सेग्रीगेशन हो रहा है? सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, ठीक है? वहीं पे बात करें अगर हम सेकेंड राउंड सेग्रीगेशन की, सेकेंड राउंड सेग्रीगेशन, तो सेकेंड राउंड सेग्रीगेशन कहाँ पर होता है? ये होता है मियोसिस 2 में। और मियोसिस 2 में भी किस स्टेज में होता है? एनाफेज 2 में। और इसमें क्या होता है एनाफेज 2 में? यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है, सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो रहा है, कहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स का। अब देखो समझ लो सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन से हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से हैं। तो अगर सपोज़ करो जैसे कि यहाँ पर मैं बना रही हूँ, ठीक है? 2n बराबर 4 बनाए हैं, ठीक है? तो ये क्या है? एक फादर का, एक मदर का एंड एक फादर का, एक मदर का। इस तरीके से अगर ये क्रोमोसोम है, तो हम एक देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? ये एक फादर का क्रोमोसोम हो गया, ये एक मदर का क्रोमोसोम हो गया, ठीक है? तो ये आपस में कैसे हैं? ये आपस में जो हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम, CH लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है? वहीं पे जब इनका जो है डुप्लीकेशन हो जाता है, यानी कि इस तरीके से ये, ठीक? हुँ। तो अब आपस में ये जो दोनों जो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएँगे? ये दोनों आपस में हो जाएँगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है? और ये वाले दोनों मैं दूसरे पेन से बना दे रही हूँ। देखो और ये वाले यानी कि ये किसका है? ये एक फ़ादर का था और ये एक मदर का जो है। तो फ़ादर के आपस में जो दोनों क्रोमैटिड्स हैं वो क्या हो जाएँगे? वो सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाएँगे। सेम इसी तरीके से मदर के दोनों क्रोमैटिड्स आपस में कैसे हो जाएँगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाएँगे। बट अगर हम बात करें कि एक फ़ादर का और एक मदर का ये जो है, ये वाले दोनों आपस में ये दोनों कैसे हैं? तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं मियोसिस से, स्टेजेस कैरियोकाइनेसिस से देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, मियोसिस में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट यानी कि डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस होगा। सबसे पहले क्या होगा? डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है? तो डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पहली स्टेज कौन-सी आएगी? प्रोफ़ेज़ फर्स्ट। अब प्रोफ़ेज़ फर्स्ट कैसी होती है? ये सबसे पहले एक तो सबसे पहली बात कि ये लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है? जब हमने प्रीवियस क्लास करी थी तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि इसमें टोटल 5 स्टेजेज़ होती हैं। कौन-कौन सी? शॉर्ट ट्रिक से आप इसको वो कर सकते हो, ऐसे LZ यानी कि लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, है ना? डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस LZPDD, इस तरीके से आप इसको ट्रिक के थ्रू लर्न कर सकते हो, ठीक? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेप्टोटीन के बारे में, ठीक है? लेप्टोटीन, तो अगर हम लेप्टोटीन की बात करें तो इसमें क्या होता है?
यहाँ पे मैं साथ-साथ में डायग्राम भी बनाती चल रही हूँ, ठीक है? तो ये हमारा जैसे कि सेल हो गया, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है? तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जैसे कि इस तरीके से टोटल 4 बना रही हूँ। 2n = 4 देखा था ना हमने, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है, वो क्या चीज़ देखने को मिलती है? बुके स्टेज देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लिख सकते हो बुके स्टेज ऑफ क्रोमेटिड्स, यानी कि क्रोमेटिड्स कैसे होते हैं, बुके की शेप में एक जगह पर अटैच्ड होते हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है? और इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हो ऑल क्रोमेटिड्स attaches themselves attaches themselves with a common point, एक ही पॉइंट से देखो सब अटैच्ड हैं, with a common point of nuclear membrane एंड यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टार्ट्स कंडेंसेशन, ठीक है? ये कंडेंसेशन यहीं लेप्टोटीन में ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेज देखते हैं अब, ठीक है? लेप्टोटीन हो गया, अब हम देख लेते हैं ज़ाइगोटीन को, नेक्स्ट स्टेज देख लेते हैं। इसको ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पर ही ले लेते हैं, ठीक है? तो अब प्रोफेज़ की जो सेकंड स्टेज है उसको नोट कर लो, वो क्या है? नंबरिंग कर लें क्या इसकी? 1 मिनट रुको। देखो ये लेप्टोटीन प्रोफेज़ 1 हो गया और यहाँ पर इस तरीके से 1 डाल लो, जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? लेप्टोटीन के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज कौन-सी आ गई? इसको हम बोलते हैं ज़ाइगोटीन या इसी को हम बोल देते हैं ज़ाइगोनीमा, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई थी प्रीवियस स्टेज में ही, अब यहाँ पर क्या हो जाती है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ आप लिख सकते हो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और इस पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सिनैप्सिस या फिर इसी को हम कह देते हैं सिंडेसिस, ठीक है? तो अगर दोनों ही टर्म आ रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिनैप्सिस और सिंडेसिस जो है वो हमें ज़ाइगोटीन में देखने को मिलता है, और ये किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर क्या बनता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से, ठीक है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या इसी को हम क्या बोल देते हैं, एसएनसी, ठीक है? यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है? और यहीं पर ही क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट्स को ही हम क्या बोल देते हैं, टेट्राड्स भी बोल देते हैं, और टेट्राड्स, ठीक है? तो ये यहाँ पर क्या 3 काम हुए, सबसे पहले तो पेयरिंग हुई होमोलोगस क्रोमोसोम की, जिसे हमने क्या बोला, जिसे हमने सिनेप्सिस या सिंडेसिस बोला, और ये किसकी हेल्प से होते हैं, ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से होते हैं, और यहीं पर ही बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो डायग्राम की हेल्प से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ इस चीज़ को, ठीक है? जैसे कि ये हमारा सेल हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई इसकी, ठीक है? अब ये इस तरीके से जो है यहाँ पर, ठीक है? ये तो यहाँ पर ये 1 एंड ये सेकंड, तो यहाँ पर क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो थे उनकी पेयरिंग हो गई इस तरीके से, ठीक? तो ये क्या बन गए, ये बन गए बाइवेलेंट्स, ठीक है? ये भी बाइवेलेंट है और ये भी बाइवेलेंट है, ठीक है? ये क्या बन गए, बाइवेलेंट्स, या इसको हम क्या बोल देते हैं, या इसी को हम टेट्राइड्स भी बोल देते हैं, ठीक है? इसमें क्या-क्या चीज़ होती है, देखो इसमें 2 तो क्रोमोसोम हो गए, एक क्रोमोसोम ये हो गया, एक ये हो गया, है ना? बाइवेलेंट में क्या होता है, 2 क्रोमोसोम होते हैं, 2 ही सेंट्रोमियर हैं, देखो एक ये है सेंट्रोमियर, एक ये है सेंट्रोमियर, ठीक है? 2 ही सेंट्रोमियर हैं,
सेंट्रोमियर हैं, ठीक है? लेकिन क्रोमेटिड्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है? 4 क्रोमेटिड्स, ठीक? तो यहाँ पर ये वाली स्टेज जो है ज़ाइगोटीन वाली ये कंप्लीट हो गई। जैसे ही बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज में दैट इज़ पैकिटीन। तो यहाँ पर हम थर्ड डाल लेते हैं पैकिटीन, ठीक है? अब पैकिटीन स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो पैकिटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर या फिर इसी को हम क्या कह देते हैं? रिकॉम्बिनेशन। और किसके बीच में होता है ये? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है? और इसमें कौन सा एंजाइम लगता है? एंजाइम भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है? और जिस प्लेस पर ये होता है क्रॉसिंग ओवर वहाँ उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं वहाँ पर एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होता है, ठीक है? देखो मैं यहाँ पर डायग्राम से बता देती हूँ। ये जैसे इस तरीके से ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है? एक यहाँ पर ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है? तो ये इस तरीके से ये देखो ये एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं ये, ठीक है? ये क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो गया और यहाँ पर ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स तो बना ही हुआ है ये, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो द प्लेस वेयर क्रॉसिंग ओवर has to be occur form recombination नोड्यूल, ठीक है? तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ पर बनेगा? ये जहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा है, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेज में आ जाते हैं। पैकिटीन के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है? नेक्स्ट स्टेज होती है डिप्लोटीन। फोर्थ स्टेज इज डिप्लोटीन, ठीक है? डिप्लोटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन में फॉर्म होता है क्याज़मेटा या इसी ये क्या होता है? क्याज़मेटा फॉर्मेशन, ठीक है? ये कैसा होता है कि एक्स लाइक या इसको हम बोल देते हैं क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर सीन एट द प्लेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ठीक है? यहाँ पर और इसके अलावा क्या हो जाता है? देखो एक तो ये पॉइंट हो गया, इसके अलावा यहाँ पर जो है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यहीं पर होता है, ठीक है? इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम भी हमें जो है डिप्लोटीन स्टेज में ही देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम, ठीक है? और या इसी को हम और क्या बोल देते हैं? जाइंट क्रोमोसोम भी बोल देते हैं, ठीक है? और सबसे पहले ये ऑब्जर्व कहाँ करा गया था? ये फर्स्ट ऑब्जर्व करा गया था oocyte ऑफ एम्फीबियन में। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन oocyte ऑफ एम्फीबियन कौन सा एम्फीबियन? सैलमेंडर में, ठीक है? और ये जो लैम्ब्रुश क्रोमोसोम होता है इसके अलावा यहाँ पर लिख लो ये किसमें एब्सेंट होता है? एब्सेंट इन ह्यूमन में ये लैम्ब्रुश क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट इन ह्यूमन। बाकी अदरवाइज ये मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज कौन सी आ जाएगी फिर डिप्लोटीन के बाद? ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आएगी डायकाइनेसिस। नेक्स्ट स्टेज आ गई डायकाइनेसिस, ठीक है? तो डायकाइनेसिस में क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा क्याज़मेटा का, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा, ठीक है?
और ये लास्ट स्टेज होती है प्रोफ़ेज़ की, लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफ़ेज़ है, ठीक है? इसमें और इसके अलावा क्या होगा यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो सेल ऑर्गेनेलीज़ वगैरह हैं, न्यूक्लियोलस है, ये सब डिसअपियर हो जाएँगे। वो आपका स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा और सेंट्रोसोम जो है वो टुवर्ड्स ऑपोज़िट पोल मूव करेगा, ठीक है? लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफ़ेज़। इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें होंगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेलीज़, ठीक है? एंड न्यूक्लियोलस। बाकी सब ये उसी तरीके से होगा जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था, ठीक है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। देन इसके अलावा सेंट्रोसोम जो हैं वो मूव हो जाएँगे, मूव्स टुवर्ड्स ऑपोज़िट पोल, ऑपोज़िट पोल्स, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारी कौन-सी आ जाएगी? ये हमारी प्रोफ़ेज़ यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इसमें प्रोफ़ेज़ सबसे लॉन्गेस्ट होती है, इसमें 5 स्टेजेज़ होती हैं, ठीक है? उसके बाद आ गया मेटाफ़ेज़ 1, ठीक है? प्रोफ़ेज़ के बाद कौन-सी स्टेज हो गई? मेटाफ़ेज़ फर्स्ट। अब इसमें क्या होगा मेटाफ़ेज़ फर्स्ट में क्या होगा जो स्पिंडल फाइबर हैं वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाएँगे और बाइवेलेंट्स जो हैं वो क्या होंगे इक्वेटर पर आ जाएँगे, ठीक है? तो आप यहाँ पर लिख सकते हो स्पिंडल फाइबर अटैचेस टू काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, ठीक है? और बाइवेलेंट्स जो होंगे बाइवेलेंट्स कम्स एट इक्वेटर, ठीक है? तो अगर हम डायग्राम की हेल्प से इस चीज़ को देखें तो ये इस तरीके से यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका सेंट्रोसोम, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम बाइवेलेंट्स बनाएँ तो बाइवेलेंट्स क्या होंगे? ये इक्वेटर पर आकर के इस तरीके से अरेंज हो जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पर जो है स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर से इस तरीके से ये जो काइनेटोकोर है उससे स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है? अब देखो इसमें भी स्पिंडल फाइबर की अगर हम बात करें तो इस वाले को जो बाहर वाला है इसको तो हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर या इसको हम क्या कह देते हैं और कंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर क्योंकि ये कंटिन्यू है, ठीक है? इसके अलावा ये वाला जो है अंदर वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल क्योंकि ये क्रोमोसोम से अटैच्ड है, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर या इसी को हम कह देते हैं डिसकंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर, ठीक है? ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेटाफ़ेज़ के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन-सी आएगी? एनाफ़ेज़ 1, एनाफ़ेज़ फर्स्ट, ठीक है? तो एनाफ़ेज़ फर्स्ट में क्या होगा? सेग्रीगेशन होगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। इसमें क्या होगा? सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है? ये जो अभी हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा कि ये जो इक्वेटर पर आकर के इस तरीके से ये जो अरेंज हो गए हैं, अब ये अपने-अपने इधर-इधर पोल पर जाने लगेंगे, ठीक है? यानी कि सेग्रीगेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा। नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। और माइटोसिस में हमने क्या देखा था? एनाफ़ेज़ में स्प्लिट होकर के सेंट्रोमियर जा रहे थे, बट अभी यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ़ सेग्रीगेशन होगा होमोलोगस क्रोमोसोम का, यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर देखो डायग्राम से हम ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है? एक ये इस तरीके से
ये इस तरीके से दोनों जो हैं अपने-अपने, ये यहाँ पर देखो सेग्रीगेशन हो गया इस तरीके से। ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेज कौन-सी आ जाएगी? नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी टीलोफ़ेज़ 1। टीलोफ़ेज़ फर्स्ट। ये कैसे होता है? ये रिवर्स होती है प्रोफ़ेज़ की, रिवर्स ऑफ प्रोफ़ेज़, यानी कि प्रोफ़ेज़ में जो चीज़ें हुई थी उसका सब उल्टा यहाँ पर हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पर जो है डिसअपियर हुई थी, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज़ हैं, वो सब क्या होंगी? रीअपियर हो जाएँगी, ठीक है? रीअपियर। इसके अलावा वहाँ पर क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कंडेंस हुआ था, यहाँ पर क्रोमोसोम वापस से क्रोमेटिन में चेंज हो जाएगा, ठीक है? और जो स्पिंडल फाइबर वहाँ पर बने थे, स्पिंडल फाइबर यहाँ पर क्या होंगे? डिसइंटीग्रेट हो जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पर जो न्यूक्लियर डिवीज़न था, न्यूक्लियर डिवीज़न वो कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटेड हियर, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखी? देखो, इस तरीके से ये एक सेल था, ठीक? ये यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीज़न इस तरीके से एक ही कलर से मैं बना दे रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा? उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस की हेल्प से ये यहाँ पर आपके 2 डॉटर सेल्स बन गई, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि मियोसिस 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो मियोसिस 1 की अगर हम बात करें, मियोसिस 1 में हम पेरेंट सेल से चले थे, तो पेरेंट सेल में क्या था? 2n बराबर 4 लेके चले थे, ठीक है? इसमें इस तरीके से अगर हम देखें, ये ठीक है, 2n बराबर 4 लेकर के चले थे। अब जब मियोसिस 1 के कंप्लीट होने पर हमारे पास जो डॉटर सेल है, तो उसमें हमारे पास क्या है? जो 2 डॉटर सेल्स हैं, उसमें हमारे पास यहाँ पर देखो 1, 2 और 1, 2 इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास n इक्वल्स 2 रह गया, ठीक है? तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ देखनी है कि अगर हम पेरेंट सेल की बात करें, तो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम कितने थे? 4 थे। और यहाँ डॉटर सेल में क्रोमोसोम कितने हैं? यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर एक डॉटर सेल में 2 क्रोमोसोम्स हैं। और वहीं पे अगर हम क्रोमेटिड्स की बात करें, ठीक है, तो क्रोमेटिड्स कितने थे पेरेंट सेल में? 4 थे। और डॉटर सेल में हम बात करें तो क्रोमेटिड्स कितने हैं? 4 हैं। इसलिए हम यहाँ क्या चीज़ बोल सकते हैं कि आफ्टर मियोसिस 1 क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? हाफ हो गया। क्रोमोसोम नंबर becomes half in daughter cells, but chromatid number remains सेम, ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ तक होपफुली समझ में आ गई होगी, ठीक है? फिर अब यहाँ पर हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, अब हम मियोसिस 2 पर चलते हैं, ठीक है? और गैप जो मैंने बताया था कि मियोसिस 1 के कंप्लीट होने के बाद मियोसिस 2 जब स्टार्ट होता है, तो उसके गैप को क्या बोलते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं प्रीवियस क्लास में इस चीज़ को बता चुकी हूँ, ठीक है? तो देखो अब यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं मियोसिस सेकंड। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें देखो हम क्या चीज़ लेकर के चल रहे हैं, क्रोमोसोम तो हमारे क्रोमोसोम जो हैं वो हमारे क्रोमोसोम तो हमारे 2 हैं और डॉटर सेल में क्रोमेटिड्स कितने हैं? क्रोमेटिड्स तो ये हमारे 4 हैं, इनको लेकर के चल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस 1 मियोसिस 1 में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिर देखो फिर से वही सेम स्टेजेस आएँगी पीमैट की, यानी कि प्रोफ़ेज़ 2 आएगा यहाँ पर। वहाँ प्रोफ़ेज़ 1 था, यहाँ प्रोफ़ेज़ 2 आएगा। अब वापस से प्रोफ़ेज़ 2 में क्या होगा?
अभी यहाँ मैं डायग्राम से नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट बता दे रही हूँ आपको। क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होकर के क्या बना लेगा, क्रोमोसोम बना लेगा, ठीक है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और जितने भी सेल ऑर्गेनली हैं वो सब क्या हो जाएंगी, सेल ऑर्गेनली डिसअपियर हो जाएंगी, ठीक है, डिसअपियर हो जाएंगी। और जो सेंट्रोमियर है वो क्या करेगा, ऑपोजिट पोल पर, सेंट्रोमियर टूवर्ड्स अपोजिट पोल मूव करेगा, टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर दूसरी स्टेज, मेटा फेज 2, ठीक है। सेम वही चीज़ होगी जो मेटा फेज में होती है। इसमें क्या होगा कि आपका जो है मेटाफिजिक प्लेट इक्वेटर पर अरेंज्ड ऑन इक्वेटर, ठीक है। इस तरीके से जो क्रोमोसोम है, मैं एक ही पेन से बना दे रही हूँ यहाँ, ठीक है। इस तरीके से इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे। ये सेंट्रोमियर हो गया, ठीक। इस तरीके से इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे। देन इसके बाद फिर मेटाफेज के बाद क्या आएगा, मेटाफेज के बाद आएगा एनाफेज 2, एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होगा, यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर। वहाँ पर क्या हुआ था, एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुए थे, और यहाँ एनाफेज 2 में क्या हो रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे, एक इधर एक इस तरफ, इसी तरीके से एक इधर और एक इस तरफ, ठीक। नेक्स्ट फिर इसके बाद क्या स्टेज आएगी, नेक्स्ट एनाफेज के बाद कौन सी स्टेज है, नेक्स्ट है टीलोफेज सेकेंड। इसमें क्या होगा, इसमें ये रिवर्स होती है प्रोफेज की, ठीक है। तो इसमें क्रोमोसोम जो है वापस से क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेटिन में, ठीक है। स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट, और मेम्ब्रेन्स सारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनलीज वगैरह हैं, न्यूक्लियोल वगैरह सब मेम्ब्रेन्स जो हैं वो आपकी रीअपियर हो जाएंगी, रीअपियर, ठीक है। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस के बाद जो है, साइटोकाइनेसिस 2 के बाद जो है 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी एक सेल से, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर हमारा फाइनल मियोसिस 2 के बाद क्या हुआ कि एक पेरेंट सेल से टोटल 4 डॉटर सेल्स, मतलब मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बन गई, ठीक है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ जैसे हमने मियोसिस 1 में देखा था ना, मियोसिस 1 में वो चीज़ लिख कर के कितने क्रोमोसोम और किस तरीके से, वो यहाँ पर पहले देख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, पेरेंट ऑफ मियोसिस 2, पेरेंट ऑफ मियोसिस 2 कौन था, डॉटर ऑफ मियोसिस 1, यानी कि ये, ठीक। और यहाँ पर डॉटर ऑफ मियोसिस M2 लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें क्रोमोसोम कितने थे, क्रोमोसोम यहाँ पर 2 हैं, और क्रोमेटिड्स कितने हैं, 4 हैं। क्रोमेटिड्स कितने हैं, 4 हैं। बट अगर हम यहाँ पर बात करें डॉटर ऑफ मियोसिस 2 में, तो यहाँ पर क्रोमोसोम कितने हैं, क्रोमोसोम तो 2 ही हैं, ठीक है। लेकिन क्रोमेटिड्स भी कितने हो गए, क्रोमेटिड्स भी यहाँ पर 2 ही रह गए, क्रोमेटिड्स भी 2 रह गए। तो हम यहाँ पर क्या चीज़ बोल सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आफ्टर मियोसिस 2 क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहा है, क्रोमोसोम नंबर सेम,
क्रोमोसोम नंबर सेम बट क्रोमेटिड नंबर बिकम्स हाफ। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखने हैं आफ्टर मियोसिस 1 और आफ्टर मियोसिस 2 के। अच्छा, एक चीज़ और हमें यहाँ पर देखनी है। मैंने स्टार्टिंग में जब ये क्लास स्टार्ट करी थी, तो जब सेल साइकिल में एक्सप्लेन कर रही थी कि G1S G2 और M जो स्टेजेस बता रही, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था क्विसेंट स्टेज, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो क्विसेंट स्टेज से भी क्वेश्चन बना हुआ है। क्विसेंट स्टेज को ही हम और क्या बोल देते हैं, इसको हम G0 स्टेज या G0 फेज़ बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें अगर हम डायग्राम से देखो, इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा M फेज़ हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा G1 S एंड G2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेल साइकिल हमारी कैसे चलती है, इस तरीके से G1 S G2 एंड देन M फेज़ में आती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर सपोज़ कभी ऐसा होता है कि सेल जो है इस सेल साइकिल को एग्ज़िट कर देती है। ठीक है, यहाँ पर तो G0 स्टेज आ जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल एग्ज़िट G1 फेज़ बट सस्पेंड इन सेल साइकिल है। ठीक है, तो क्वेसेंट स्टेज कौन सी स्टेज होती है कि जब जो सेल जो है वो एग्जिट कर जाता है G1 फेज से, यानी कि आगे वो फर्दर कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्वेसेंट स्टेज बोलेंगे। हम यहाँ पर सस्पेंड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो सेल साइकिल में ही रहती है। ठीक है, और ये कैसे सेल्स होते हैं, ये मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, और कभी भी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो डिवाइड कर सकते हैं, एंड कैन डिवाइड अकॉर्डिंग टू नीड। ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने सेल साइकिल से एग्जिट कर दिया है तो ये फर्दर कभी फ्यूचर में डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, कभी भी अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी तो ये आगे चल के डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिट करा है इन्होंने, क्विट नहीं करा है। कई बच्चे क्विट वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो वर्ड गलत रहता है, क्विट नहीं बोलना है, यहाँ पर हमें एग्जिट बोलना है कि सेल एग्जिट कर देता है G1 फेज को, लेकिन सेल साइकिल में सस्पेंडेड रहता है। ठीक है, अब इसमें आपका अच्छा एक टॉपिक और रहता है जाइंट क्रोमोसोम्स। ठीक है, उससे भी एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, तो जाइंट क्रोमोसोम्स को भी देख लो। जाइंट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जाइंट क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो अगर जाइंट क्रोमोसोम्स की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैम्प्रश क्रोमोसोम। ठीक है, तो लैम्ब्रश क्रोमोसोम ये सबसे पहले कहाँ कैसे ऑब्जर्व हुआ था, तो फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन oocyte of एम्फीबियंस। और कौन से एम्फीबियन में, सैलामेंडर में, एम्फीबियंस ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लो सैलामेंडर। ठीक है, सैलामेंडर में। और किसने ऑब्जर्व करा था, बाय फ्लेमिंग। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, बाय फ्लेमिंग। और ये कब फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं फॉर्म्ड ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट डिप्लोटीन में। ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टार मार्क कर लो इसे। ठीक है, इसके अलावा ये एब्सेंट होते हैं मैमल्स में, एब्सेंट इन मैमल्स, यानी कि ह्यूमंस में ये नहीं पाए जाते हैं लैम्ब्रेश क्रोमोसोम। नेक्स्ट जाइंट क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं बी क्रोमोसोम। ठीक है, बी क्रोमोसोम, या इसी को हम बोल देते हैं और सुपर न्यूमेरी क्रोमोसोम। ठीक है, सुपर न्यूमेरी क्रोमोसोम, ये हमें किस में देखने को मिलता है, ये हमें मेज़ में, मक्के के पेड़ में देखने को मिलता है, इन मेज़। इसके अलावा तीसरा जो जाइंट टाइप है वो है पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक है, पॉलीटीन की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले रिपोर्ट किसने करा था, ये फर्स्ट रिपोर्ट करा था, ये फर्स्ट ऑब्जर्व करा था बालबियानी ने। और किसमें, फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स
ग्लैंड ऑफ काइरोनोमस लार्वा। काइरोनोमस लार्वा। काइरोनोमस क्या है? एक इंसेक्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में, जाइंट क्रोमोसोम के बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। और एक टॉपिक और है, ये आपका सब टॉपिक माइटोटिक पॉइजन्स। माइटोटिक पॉइजन्स, ठीक है। तो माइटोटिक पॉइजन्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो आप लिख सकते हो कॉल्चिसीन, ठीक है। कॉल्चिसीन ये बेसिकली कॉर्म ऑफ कॉल्चिकम ऑटमनेल से ऑब्टेन होता है, ठीक है। और लिलिएसी का ये मेंबर है कॉल्चिकम ऑटमनेल, और ये जनरली करता क्या है? ये अरेस्ट सेल साइकिल इन मेटाफेज। मेटाफेज में ये सेल साइकिल को रोक देता है, ठीक है। और कैसे रोकता है? ये इंटरफेयर कर देता है, इंटरफियर विद स्पिंडल फाइबर। और इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल फॉर डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए भी, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अगर माइटोटिक पॉइजन्स की बात करें तो साइनाइड और CO भी हैं, जो कि अरेस्ट कर लेते हैं सेल साइकिल को, अरेस्ट सेल साइकिल ड्यूरिंग प्रोफेज, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, कौन सा प्रोफेज में अरेस्ट कर रहा है और कौन सा मेटाफेज में अरेस्ट कर रहा है। तो कॉल्चिसिन किस में कर रहा है? मेटाफेज में अरेस्ट कर रहा है, और ये इंटरफेयर कर देता है स्पिंडल फाइबर को, जिसकी वजह से ये अरेस्ट हो जाती है सेल साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ठीक है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट वीक में, यानी कि मंडे से स्टार्ट करेंगे। और सैटरडे संडे में इस पूरे साइटोलॉजी का, यानी कि जो हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है उसका, और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का रिवीजन रहेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को। टिल देन टेक केयर, अच्छे से आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, एंड फिर देखते हैं किसके कितने मार्क्स आते हैं टेस्ट में। टिल देन टेक केयर।